वेलकम टू PanaceaTutor। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जस्टिफाई कर दिया, अपहोल्ड कर दिया। हमारा देश जिसमें वर्ना सिस्टम है, लोअर क्लास को खास तौर पे सदियों से दबाया गया, उसे एक्सप्लॉइट किया। जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद संविधान के अंदर इस लोअर क्लास को जिसे दबाया गया, जिसे एक्सप्लॉइट किया, उसे अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन इंसर्ट किए। बदलते दौर में जो सोशली एडवांस क्लासेस थे, इन्होंने भी रिजर्वेशन की डिमांड करने शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी बाकी क्लासेस की होनी शुरू हो गई कंपैरेटिवली। अब जब डिमांड बढ़ने लगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में 103 अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया। तब से ही इसे चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27 सितंबर को खत्म हो गई थी और फाइनली जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर को आया। जब जजमेंट आया तो स्प्लिट वर्डिक्ट आई, लेकिन मेजॉरिटी जजेस ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहोल्ड कर दिया। जजमेंट तो आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, लेकिन इस पर कई डिबेट शुरू हो गई। तो इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन कितना है और क्या क्राइटेरिया है रिजर्वेशन अवेल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आया, उस जजेस ने क्या कहा और फाइनली इस जजमेंट के बाद जो नई डिबेट शुरू हुई है वो क्या है। इस पूरे मामले को जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जब सोशली फॉरवर्ड क्लासेस ने डिमांड शुरू कर दी सरकार से कि उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाए, तो फाइनली नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 ऐड किया और 10% रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को स्कूलों में, कॉलेजेस में और इवन वो संस्थाएं जो प्राइवेटली रन हैं उसमें भी। बस माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी हर जगह 10% रिजर्वेशन देने की बात की। साथ में आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 6 ऐड किया जिसमें एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड की। अब सवाल आता है कि भाई किसको EWS कोटा के तहत रिजर्वेशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है। तो जो क्राइटेरिया है, कम से कम 8 लाख से कम सालाना इनकम होनी चाहिए परिवार की। दूसरा, 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए या 100 गज से कम जमीन पर घर बना होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी के एरिया में, या 200 गज से कम घर बना होना चाहिए नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया में। तो ये क्राइटेरिया है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा का। अब इसे जनहित अभियान, यूथ फॉर इक्वलिटी एंड अदर्स ने चैलेंज कर दिया। चैलेंज जब किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 सवाल रखे गए। पहला सवाल, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन देने का। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जो SC ST और OBC है जिसे 10% के क्राइटेरिया में नहीं रखा गया, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं, क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। तीसरा सवाल रखा गया, क्या जो 50% सीलिंग लगा रखा था सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सवानी केस 1992 में, क्या उसे ब्रीच नहीं करता। और चौथा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन देना जस्टिफाई है, क्या संविधान के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया, स्प्लिट जजमेंट आया। जिन जजेस ने इसे सपोर्ट किया हम उनके व्यू को भी जानेंगे और जिन जजेस ने इसे अपोज किया हम उन जजेस के भी व्यू को जानेंगे, तभी हम अपना व्यू जनरेट कर सकते हैं। रिजर्वेशन पे हमेशा से डिबेट रही है और इस डिबेट में बिना मामले को समझे हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं। इसलिए इस पे ओपिनियन बनाने से पहले हमें इस मामले को समझना जरूरी है। इसलिए हम 1 बाय 1 करके सुप्रीम कोर्ट में रखे सवालों को डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सको। मेजॉरिटी जजेस में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी लिखते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर कि संविधान के अंदर बाकी क्राइटेरिया के हिसाब से रिजर्वेशन दी गई है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया को मना नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अपलिफ्ट करने के लिए सोशली बैकवर्ड क्लासेस के अलावा
इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी रिजर्वेशन दे सकती है। यानी कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेस रिजर्वेशन को जस्टिफाई माना। इन्हीं को सपोर्ट किया जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। उन्होंने भी यही कहा कि लेजिस्लेचर को भली भांति पता है कि उसे अपने लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए, गरीबी से मुक्त करने के लिए क्या करना है, और लेजिस्लेचर ने वैसा किया भी। जस्टिस पारदीवाला ने मेजॉरिटी व्यू को सपोर्ट करते हुए कहा कि संविधान में जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें रिजर्वेशन सोशली बैकवर्ड क्लासेस क्राइटेरिया पे दी गई है, लेकिन संविधान में इस बात पे रोक नहीं लगाई गई कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इवन ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन है वो सेपरेट रिजर्वेशन ग्रुप बन जाता है जिसे संविधान रोकता नहीं। यानी कि इन मेजॉरिटी व्यूज में जो EWS है उसे सपोर्ट किया गया, लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप जिसका जजमेंट जस्टिस रविंद्र भट्ट ने लिखा और इसे सपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने किया, उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया रिजर्वेशन देने का, इसलिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन देना गैर संवैधानिक है। दूसरा सवाल, क्या SC ST OBC को 10% रिजर्वेशन से बाहर रखना गैर संवैधानिक नहीं? इस पे मेजॉरिटी व्यू में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी कहते हैं कि सोसाइटी में लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है उसमें किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। अगर एक तबका सोशली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन दी जाती तो दूसरे तबके को, क्योंकि सोशली बैकवर्ड नहीं रहा सदियों से, आप रिजर्वेशन डिनाई नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने मेजॉरिटी व्यू को सपोर्ट करते कहा कि जो संविधान ओबीसी को रिजर्वेशन देता है सोशली बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से, वो मना भी नहीं करता कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इवन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप की बात भी सुनने लायक है। माइनॉरिटी ग्रुप का जजमेंट जस्टिस रविंद्र भट्ट ने लिखा। उन्होंने कहा कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो सबसे पूरे सेक्शन है समाज के, और आप उन्हें अलग नहीं कर सकते इस 10% रिजर्वेशन से। जरूरी नहीं कि वो सोशली अपलिफ्ट हो गए हैं तो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ भी हो जाएं। हो सकता है कि वो लोग आर्थिक रूप से बेटर ऑफ नहीं हो, उन्हें भी हक है एक साइड से मूव करके दूसरे साइड में रिजर्वेशन लेने का, इसलिए ये संविधान को वायलेट करता है। फर्दर जस्टिस रविंद्र भट्ट कहते हैं कि संविधान इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेस्ड रिजर्वेशन को मना तो नहीं करता, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन की बात करता है, ना कि इंडिविजुअल बेसिस। हम टैक्स बेनिफिट सब्सिडी इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दे सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं दे सकते हैं। इसलिए माइनॉरिटी ग्रुप जो है, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट भी आते हैं, यू ललित आते हैं, उन्होंने इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अपोज किया। अब जो तीसरा सवाल था कि क्या रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सवानी केस 1992 में यह कहा था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यह एक तरह का सीलिंग थी, लेकिन जो 10% रिजर्वेशन है इस 50% से ज्यादा है। इस सवाल पर जो मेजॉरिटी व्यू है, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि ये जो 50% है जिसपे SC ST OBC है, ये अलग क्लास है, और जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो अलग क्लास है। जो 50% है एग्जॉस्टिव है SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन, लेकिन जो 10% है वो अफर्मेटिव है। इसका मतलब यह है कि जो सदियों से डिसएडवांटेज नहीं रहा, क्या हम उसे अपलिफ्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते? इसीलिए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि 50% जो मार्क है, जो इंदिरा सवानी केस में 1992 में रखा गया था, ये कहीं से वायलेट नहीं होता। अगर वहीं माइनॉरिटी व्यू वाले जजेस का ओपिनियन देखा जाए 50% सीलिंग पे, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर कोई कमेंट नहीं कहा। बस सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा कि ये एक अलग से पेंडोरा बॉक्स खोल देगा, अलग से कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू हो जाएगी, इस पे अलग से पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने इसलिए भी कमेंट करने से अवॉइड किया क्योंकि तमिलनाडु का केस है जिसमें 65% से ज्यादा रिजर्वेशन दी जा रही है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर असर ना हो इसलिए इन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस स्प्लिट वर्डिक्ट ने बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए। उसमें से एक सवाल इवन मेजॉरिटी व्यू वाले जजेस ने भी रखा। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, हम चाहे सपोर्ट कर रहे हैं EWS को, लेकिन जो रिजर्वेशन इटसेल्फ है वो सिर्फ 10 सालों के लिए दी गई थी।
खासतौर पर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे कहा था कि इनफिनाइट तक इसे नहीं रखा जा सकता। जस्टिस पारदीवाला ने बहुत अच्छा सवाल रखा कि हम कब तक रखेंगे, क्या ये 10% भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसे वापस लेना नामुमकिन सा लगने लगे भविष्य में। तो सवाल आता है कि जो चीज सिर्फ 10 साल के लिए रखी गई थी उसे हम आजादी के 75 साल तक कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सवाल अब पब्लिक डोमेन में है कि क्या हम इनफिनाइट तक ये रिजर्वेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या जो सेक्शन जिसे बेनिफिट मिल गया हो उसे रिजर्वेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए, या जो सेक्शन जिसे अभी बेनिफिट नहीं मिला उसे क्या ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी एक कमेटी बना रखी है जिसमें ओबीसी के वो सेक्शन जो ज्यादा गरीब हैं उन्हें अलग से रिजर्वेशन देने की बात कही है। अभी उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है। उम्मीद है कि भविष्य में ओबीसी के अंदर भी जो ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनकी नुमाइंदगी ज्यादा नहीं हो रही है जॉब्स में, उन्हें अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो हमें अफर्मेटिव एक्शन लेते हुए जो ग्रुप बेनिफिट ले चुका है, अपलिफ्ट हो चुका है, उसकी बराबरी हो चुकी है, उसे रिजर्वेशन क्राइटेरिया से बाहर निकाल देना चाहिए, और जो ग्रुप नहीं बेनिफिट ले पाया उसे एंटर कराना चाहिए, उसे और रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है कि ये कब तक चलेगा। दूसरा सवाल जो इसके साथ खड़ा हो जाता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि जो रिजर्वेशन है अब प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तबका है, गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, उसे अब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन का अधिकार हो, तभी हम समाज में उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिबेट यहीं तक नहीं रहा। कई राज्यों, जिसमें से हरियाणा भी आता है, इन्होंने प्राइवेट जॉब्स में रीजनल रिजर्वेशन कर दिया है। हालांकि ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता सुप्रीम कोर्ट में, ये तो वक्त बताएगा। अब इन द एंड सवाल आ जाता है कि जो जजेस ने कहा कि रिजर्वेशन कब तक चलेगा, तो क्या समाज के अंदर वो बराबरी आ गई है कि अब हम रिजर्वेशन खत्म करते हैं। अगर हम रियलिटी चेक करें तो आज भी हिंदुस्तान के कई कोनों से खबर आती है कि मूछ रखने पर या दूल्हा घोड़ी से गया है इसलिए उसे मारा गया। मूछ रखने पे मारना, एक तबका मूछ रखना अपनी प्राइमेसी समझता है और दूसरा मूछ रख ले तो उसको पीटने लग जाता है। क्या ये वाकई बराबरी है? जो तबका सदियों से दबाया गया है, सदियों से एक्सप्लॉइट किया गया है, वो बराबरी हासिल कर चुका है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो है, लेकिन आज भी जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जातिवाद प्रैक्टिस होता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। इसलिए जजेस को भी कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इन बातों को नहीं दिखा पाता, लेकिन सोशल मीडिया काफी हद तक इन बातों को सामने रखता है और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रेजेंट करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी रिजर्वेशन जो है SC ST के लिए कंटिन्यू रखने की बात है, क्योंकि जो SC ST कम्युनिटी है, इनकी जो बैकवर्डनेस है वो आर्थिक नहीं है। वो बैकवर्ड तो है ही आर्थिक तौर पे, लेकिन इनकी बैकवर्डनेस सामाजिक ज्यादा है। तो खाली रिजर्वेशन पे बात करना बिना ग्राउंड रियलिटी समझे बेईमानी होगी। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आप क्या सोचते हैं रिजर्वेशन पर कि कब तक रिजर्वेशन चलना चाहिए, वो भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join PanaceaTutor for your successful and bright future.